राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां, सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। टैक्सी नाराक की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई शहर के शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। टैक्सी में इमरान और तनवीर मकामी वेकअप में अकबी सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें नाराक वापस पहुंचे हुए 5-6 घंटे हो चुके थे। इमरान ने एक गैर मारूफ से होटल में कमरे रिजर्व कराए थे और अपने साथियों को होटल में छोड़कर इमरान होटल से चला गया था और अब वापस आकर उसने तनवीर को साथ लिया और फिर होटल से बाहर निकलकर इमरान ने टैक्सी एंगेज की और उसे ग्रांट प्लाजा चलने का कहकर वो टैक्सी में बैठ गए थे। टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से तनवीर खामोश बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने टैक्सी एक अजीमुशान रहायशी प्लाजा के सामने जाकर रुकी और इमरान ने नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर वो तनवीर के साथ इमारत की तरफ बढ़ने लगा तो तनवीर से न रहा गया। ये जो पीटर क्या इस प्लाजा में रहता है? तनवीर के लहजे में हैरत थी। नहीं, ऐसे प्लाजों में तो मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं और जुपिटर तो यहाँ के रूसा में शामिल है। इमरान ने इमारत की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो फिर? तनवीर ने और ज्यादा हैरान होकर कहा। जुपिटर की रिहाइश गाह पर यकीनन इंतहाई सख्त पैरा होगा और दूसरी बात यह कि जुपिटर की ब्लैक थंडर में खास अहमियत है, इसलिए उसकी ज़बान खुलवाना भी आसान बात ना हो सकती थी। और तीसरी बात यह कि जुपिटर को आखिरकार हलाक करना पड़ता और उसकी हलाकत से यकीनन ब्लैक थंडर चौंक पड़ती और मैं उसे चौंकाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने प्रोग्राम बदल दिया है। जुपिटर ने जाहिर है खुद तो एहसन बेग को कांधे पर उठाकर तो किसी के हवाले ना किया होगा, उसने तो अहकामात ही देने होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि उसकी ऑफिस सेक्रेटरी को चेक किया जाए, उससे ये सारी बातें आसानी से मालूम हो जाएंगी और उसकी मौत की सूरत में ब्लैक थंडर भी ना चौंकेगी, क्योंकि नाराक में किसी औरत का कत्ल आम सी बात है। चुनांचे तुम लोगों को होटल में छोड़कर मैंने इस बारे में भी मालूमात हासिल की तो पता चला कि जुपिटर की ऑफिस सेक्रेटरी जोलियन नामी लड़की है और वो ग्रांट प्लाजा के फ्लैट नंबर 8 चौथी मंजिल में रहती है और अब हम जोलियन के पास ही जा रहे हैं। इमरान ने उसे तफसील से बताते हुए कहा। गुड, ये वाकई अच्छी प्लानिंग है, तनवीर ने हस्बे आदत दिल से इतराफ करते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों चौथी मंजिल पर पहुंच गए। फ्लैट नंबर 8 दरवाजा बंद था और उसकी साइड पर जोलियन के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की चेहरा दरवाजा थोड़ा सा खुलने से पैदा होने वाली झरी से दिखाई देने लगा। अंदर से जंजीर लगी हुई थी ताकि दरवाजा आसानी से ना खोला जा सके। मिस जोलियन, मेरा नाम रोडी है और ये मेरा साथी है बाकरे। ट्रेसिया जुपिटर ने हमें भेजा है ताकि हम आपको उनका एक खुफिया पैगाम दे सकें। वो ये पैगाम अपने शोहर जुपिटर तक नहीं पहुंचने देना चाहती। इमरान ने इंतहाई संजीदा और बाइखलाक लहजे में बात करते हुए कहा। क्या पैगाम है, बताइए? जोलियन ने हैरत भरे लहजे में कहा। पैगाम अगर यहाँ कॉरिडोर में खड़े खड़े दिया जा सकता तो वो आप पर भी कर सकती थी। लंबी बात है और इंतहाई अहम भी। आप चाहें तो पहले मिसेस ट्रेसिया को फोन करके इस बात की तस्दीक कर लें कि हमें उन्होंने ही भेजा है, इमरान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। ठीक है, आ जाएं, जोलियन ने कहा और जंजीर हटाकर उसने दरवाजा खोल दिया। इमरान का फोन वाला हाथ कारगर साबित हुआ था। शुक्रिया, इमरान ने कहा और अंदर दाखिल हो गया। तनवीर भी साथ ही अंदर आ गया। जोलियन ने दरवाजा बंद किया और फिर वो उन्हें सिटिंग रूम में ले आई। बैठे। जोलियन ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा,
और इमरान सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। तनवीर ने भी साथ वाली कुर्सी संभाल ली। आप क्या पीना पसंद करेंगे? जोलियन ने पूछा। कुछ नहीं, हमें जल्दी है, आप बैठें, इमरान संजीदा लहजे में कहा और जोलियन सर हिलाती हुई उनके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। मिसेस ट्रेसिया ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि आपसे ये सवाल किया जा सके कि जो पीटर ने पाकिस्तान से अगवा होने वाले साइंसदान एहसन बेग को किसके हवाले करने का हुक्म दिया था। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो जोलियन बेख्तियार कुर्सी पर उछल पड़ी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कौन सा साइंसदान? जोलियन ने अपने आप को संभालते हुए कहा। आप जुपिटर की ऑफिस सेक्रेटरी हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह मालूम है कि जुपिटर ने उस साइंसदान को किसके हवाले करने का हुक्म क्लिंटन को दिया। और ये भी सुन लें कि मिसेस ट्रेसिया ने हमें हुक्म दिया है कि हम हर सूरत में आपसे ये बात मालूम करके आएं। इमरान का लहजा सर्द हो गया। सॉरी, ये ऑफिस सीक्रेट है और मैंने बाकायदा हल्फ लिया हुआ है कि मैं ऑफिस सीक्रेट किसी को भी ना बताऊंगी। मैं खुद मादाम से बात करती हूँ, जोलियन ने तेज लहजे में कहा और साथ ही मेज पर से फोन के रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। इसका मतलब है कि आपको मालूम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल कर सामने किया। रिवॉल्वर देखकर जोलियन का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया। उसके साथ ही तनवीर उछलकर उसके अकब में जा खड़ा हुआ और उसने भी साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उसकी गर्दन से लगा दिया। कुक क्या मतलब? तुम जोलियन बुरी तरह हकलाते हुए कहा। मिस जोलियन, अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो दुरुस्त जवाब दे दो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी लाश यहाँ फ्लैट में ही सड़ती रहेगी, इमरान ने घुराते हुए कहा। उसने समझ लिया था कि जोलियन सादा सी सिर्फ ऑफिस वर्क करने वाली लड़की है। उसे यकीन था कि उससे मालूमात आसानी से हासिल हो जाएंगी। मम मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगी, मुझे मत मारो, जोलियन ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। बताओ, लेकिन ये सुन लो कि हमें इस बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हैं, इसलिए अगर तुमने गलत बयानी करने की कोशिश की तो तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी। इमरान की घबराहट और बढ़ गई। नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझे मार डालोगे और अगर मैं मर गई तो फिर हल्फ का क्या फायदा होगा? जिंदगी बचाना फर्ज है, लेकिन प्लीज एक तो मुझे मारना नहीं, दूसरे पास को ये ना पता चले कि मैंने तुम लोगों को कुछ बताया है, वरना वो भी मुझे तड़पा कर मार देगा, जोलियन ने घबराए हुए लहजे में कहा। फिक्र मत करो, तुम बताओ कि जुपिटर ने एहसन बेग को किसके हवाले करने का हुक्म दिया था, इमरान ने पूछा। बॉस ने रिनाल्ड की ड्यूटी लगाई थी कि वो क्लिंटन की रिहाइशगाह से एक बेहोश आदमी को हासिल करके उसे T3 पहुंचा दे। T3 बॉस का ही एक खुफिया अड्डा है, उसका नंबर 333 है। बॉस एवेन्यू पर सुर्ख रंग के पत्थरों से बनी हुई इमारत है। और हाँ, उसके साथ ही बॉस ने एक और आदमी आर्थर की ड्यूटी लगाई थी कि जैसे ही रिनाल्ड इस बेहोश आदमी को T3 पहुंचाकर वापस आए, उसे गोली मार दी जाए। और आर्थर ने बाद में कॉल करके बॉस को बता दिया था कि उसने हुक्म की तामील कर दी है, जोलियन ने जवाब देते हुए कहा। और इमरान के होंठ पिंच गए, क्योंकि जोलियन का लहजा बता रहा था कि वो सच कह रही है और उसके बयान के मुताबिक सूरत हाल फिर उलझ गई थी, क्योंकि T3 से एहसन बेग को कहां ले जाया गया था, ये बात ज़ाहिर है जोलियन न जानती होगी। जुपिटर ने T3 फोन करके भी अकामात दिए होंगे, इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। हाँ, बॉस ने T3 के इंचार्ज जेफरे को कॉल करके कहा था कि सेक्शन हेडक्वार्टर से 2 आदमी T3 आएंगे, वो स्पेशल कोड दोहराएंगे तो इस बेहोश आदमी को उनके हवाले कर दिया जाए। और दूसरे रोज मुझे पता चला कि T3 में जेफरे और उसके 4 साथियों को नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया है, जोलियन ने जवाब दिया।
सेक्शन हेडक्वार्टर का फोन नंबर या ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी क्या है, इमरान ने पूछा। बॉस के पास खुफिया तहखाने में एक खास किस्म का रिसीविंग सेट है जिस पर सेक्शन हेडक्वार्टर से कॉल आती है, लेकिन बॉस कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ रिसीविंग सेट है और सेक्शन हेडक्वार्टर ने कभी फ़ोन नहीं किया और ना उसे फ़ोन किया गया है, जोलियन ने जवाब दिया। इस संस्थान के बारे में और कोई ऐसी बात उससे मुतल्लिक हो, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, इतना मालूम है कि बॉस ने इस सिलसिले में दलैसियल को कॉल करके कहा था कि वो कल्टन को हलाक कर दे और फिर उसने क्लार्क को भी अली इमरान की निगरानी के लिए कहा था और अली इमरान की फ़ाइल भी मंगवाई थी जो फिर उसने फ़ौरन ही वापस कर दी थी। फिर उसने 2 रोज़ पहले ये फ़ाइल दोबारा मंगवाई और कहा कि उसका पैकेट बनाकर उस पर बर्कले का नाम लिखकर फ़ाइल में राजर क्लब के काउंटर पर पहुंचा दूं। वो मैंने पहुंचा दी थी, जोलियन ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ये बर्कले कौन है, इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस का दोस्त है, फ्लोरिडा में रहता है, जोलियन ने जवाब देते हुए कहा। राजर क्लब कहाँ है, इमरान ने पूछा। नॉर्थ एरिया में टेम्पल रोड के तीसरे एवेन्यू पर बड़ा मशहूर क्लब है, जोलियन ने जवाब दिया। इस बर्कले को तुमने कभी देखा है, इमरान ने पूछा। हाँ, कई बार, वो बॉस के पास आता रहता है, जोलियन ने जवाब दिया। उसका हुलिया और कदोकामत की तफसील बताओ, इमरान ने जोलियन से सब कुछ तफसील से बता दिया। ओके, अब तुम वादा करो कि तुम हमारे यहाँ आने और हम से होने वाली बातचीत किसी को भी ना बताओगी, हत्ता कि मादाम ट्रेसिया भी नहीं, और ये भी सुन लो कि खुफिया आंखें तुम्हारी निगरानी करती रहेंगी और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हम तक बाकायदा पहुंचता रहेगा, और अगर तुमने मुंह से निकाला या उस तरफ मामूली सा इशारा भी किया तो सांस न ले सकोगी। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ, जोलियन ने कहा। आओ बाकर, इमरान ने रिवाल्वर जेब में रखते हुए जोलियन के अक़ब में खड़े तनवीर से मुखातिब होकर कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तनवीर भी उसके पीछे बाहर आ गया। इसका खात्मा जरूरी है, इमरान, तनवीर ने कहा। नहीं, मासूम सी लड़की है, मुझे यकीन है कि ये ज़बान न खोलेगी, इमरान ने कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वैसे उससे कोई खास बात तो मालूम ही नहीं हो सकी, तनवीर ने कहा। नहीं, बर्कले वाली बात खास है। बर्कले को मेरी फाइल देने का मतलब है कि बर्कले बराह रास्त इस मामले में मुलव्विस है और अब जुपिटर से पूछना फजूल है, क्योंकि जिस अंदाज में एहसन बेग को सेक्शन हेडक्वार्टर के आदमियों ने उस अड्डे से हासिल किया है, उसके बाद जुपिटर को भी मालूम ना होगा कि उसे कहाँ ले जाया गया, इमरान ने कहा। तो अब राजर क्लब चलना है, तनवीर ने इमारत के बाहर आते हुए कहा। हाँ, अब बर्कले के मुतल्लिक मालूम करना है कि वो कहाँ है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बर्कले हमारे लिए ख़ास आदमी साबित होगा, इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो एक खाली टैक्सी हासिल कर चुके थे। इमरान ने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को राजर क्लब और उसका पता बताया। यस सर, मैं जानता हूँ, इंतहाई मशहूर क्लब है। शायद नाराक में पहली बार आए हैं, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमें यही बताया गया था, हमने वहाँ एक दोस्त से मिलना है, इमरान ने जो साइड सीट पर बैठा था मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ कह नहीं सकता, बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप के पास लंबी रकम हो तो राजर क्लब में मोहतात रहें। मिठाई के आप वहाँ ऐसे लोगों की ताड़ में रहते हैं, ड्राइवर ने हिचकिचाहट करते हुए अंदाज में कहा। ये मिठाई क्या राजर क्लब का मालिक है, इमरान ने कहा। जी हाँ, ड्राइवर ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन निसफ घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद टैक्सी राजर क्लब
कि कंपाउंड गेट के सामने रुक गई। इमरान ने नीचे उतरकर किराए के पैसे दिए और साथ साथ भारी टिप भी दी तो ड्राइवर अदब से सलाम करके टैक्सी आगे बढ़ा ले गया। पहले कोशिश करें कि रकम देकर बर्कले के बारे में मालूमात हासिल हो जाएं। अगर इस तरह काम न बना तो फिर मजबूरन मिथाइस बॉस चलना पड़ेगा। इमरान ने कहा, क्या जरूरत है रकम जाया करने की, सीधे मिथाइस के पास चलते हैं, वो क्लब का मालिक है, सब कुछ जानता होगा। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि ब्लैक थंडर को किसी भी मरले पर होशियार किया जाए, हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, इमरान ने कहा और फिर वो क्लब के बड़े हाल में दाखिल हो गए। लेकिन हाल में दाखिल होते ही वो दोनों चौंक पड़े, क्योंकि हाल ज़ेर ज़मीन दुनिया के अफराद की बजाय इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तबके के अफराद से भरा हुआ नजर आ रहा था। इमरान तनवीर समेत एक खाली मेज की तरफ बढ़ गया और उनके बैठते ही एक वेटर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और उसने हाथ में मौजूद मेनू से मुअद्दबाना अंदाज में मेज पर रख दिया। इमरान ने मशरूबात लाने का आर्डर दिया और साथ ही उसने एक बड़ा नोट निकालकर मीनू के साथ ही वेटर के हाथ में थमा दिया। वेटर बेख्तियार चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरत थी। ये रखो, ऐसा ही एक नोट और मिलेगा, सिर्फ चंद मालूमात चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर आप स्पेशल रूम में आ जाएं, वेटर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कहाँ है स्पेशल रूम, इमरान ने चौंक कर पूछा। दाएं हाथ पर राहदारी के आखिर में स्पेशल रूम्स हैं। रूम नंबर 2 खाली है, काउंटर पर स्पेशल रूम की अदायगी कर दें, वेटर ने कहा और वापस मुड़ गया। इमरान ने तनवीर को उठने का इशारा किया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते काउंटर की तरफ बढ़ गए। स्पेशल रूम चाहिए, इमरान ने काउंटर पर मौजूद एक लड़की से मुखातिब होकर कहा। यस सर, $100 फी घंटा के हिसाब से अदायगी कर दें, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने $100 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। 1 घंटा के लिए चाहिए, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, रूम नंबर 12, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही काउंटर के नीचे से एक कार्ड निकालकर उसने उस पर कुछ लिखा और इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने कार्ड लिया और तेजी से राहदारी की तरफ मुड़ गया। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरबान मौजूद था। इमरान ने जेब से कार्ड उसके पास हाथ में रखा तो वो दरवाजा खोलकर एक तरफ हट गया। दाएं हाथ पर आखिरी कमरा है जनाब, दरबान ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक छोटे से कमरे में मौजूद थे, जिसमें चंद कुर्सियों के साथ साथ एक बड़ा सा बिस्तर भी मौजूद था। और फिर इन दोनों को वहां बैठे अभी चंद मिनट ही हुए होंगे कि वो ही वेटर ट्रे में मशरूब रखे अंदर दाखिल हुआ। उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर उनके करीब आकर उसने मशरूबात के गिलास मेज़ पर रख दिए। इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकालकर हाथ में ले लिया। 2 रोज पहले काउंटर पर एक पैकेट पहुंचाया गया था मिस्टर बर्कले के लिए और हमने मिस्टर बर्कले के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर दी हैं। लेकिन ये ख्याल रखना कि अगर हम नोट देने में फयाजी से काम लेते हैं तो गलत जवाब मिलने पर जान भी उतनी ही फयाजी से ले लेते हैं, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। इमरान ने सपाट लहजे में कहा और वेटर ने जल्दी से यूनिफॉर्म की जेब में हाथ डाला और वही नोट जो इमरान ने उसे हाथ में दिया था इमरान के सामने रख दिया। मैं माजरत खा हूं जनाब, आप जो कुछ पूछ रहे हैं मुझे उसका इल्म नहीं है, वेटर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा और ट्रे उठाए तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। 1 मिनट, इमरान ने कहा और वेटर वापस मुड़ा। इधर आओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जनाब, मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, वेटर ने जवाब दिया। इधर तो आओ,
عمران نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا تو ویٹر اس طرح قدم بڑھاتا واپس عمران اور تنویر کی طرف آیا جیسے مجبوراً قدم بڑھا رہا ہو۔ یہ دونوں نوٹ ٹپ کے طور پر رکھ لو اور جاؤ، عمران نے دونوں نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ ویٹر دونوں نوٹ ہاتھ میں پکڑے چند لمحے کھڑا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نوٹوں کو جیب میں ڈالا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران اب بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا مشروب کی چسکیاں لے رہا تھا، جبکہ تنویر کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات صاف نمایاں تھے، لیکن وہ شاید عمران کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ ویٹر قدم بڑھاتا دروازے تک پہنچا، وہاں چند لمحے کھڑا رہا اور تیزی سے واپس مڑا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہو۔ برکلے کے متعلق معلومات آپ کو روسلم بار کے مالک زرنگو سے مل سکتی ہیں۔ وہ اس کا دست راست ہے اور پیکٹ بھی وہی لے گیا تھا، ویٹر نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر تقریباً دوڑتے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف گیا اور پھر اس تیزی سے دروازہ کھول کر بیٹھ نکل گیا جیسے اس کے پیچھے پاگل کتے لگے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے تو یہ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا، اخلاق دوسروں کو مدد پر آمادہ کر دیتا ہے، آؤ۔ ویسے اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ برکلے کوئی بڑا غنڈہ ہے جس کی اس قدر دہشت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تنویر بھی سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کاؤنٹر پر مشروبات کی ادائیگی کر کے کلب کی عمارت سے باہر آ چکے تھے۔ روسلم بار، عمران نے ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور جو خاتون تھی اس طرح چونک کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران کو دیکھنے لگی جیسے اسے اچانک کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ آپ صورت سے تو شریف آدمی لگتے ہیں، خاتون ٹیکسی ڈرائیور جو افریقی تھی اور اس کے جسم کا پھیلاؤ اس قدر تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ کے علاوہ اس نے سائیڈ سیٹ کو بھی آدھی سے زیادہ کور کر رکھا تھا، ٹیکسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سیرت کے لحاظ سے بھی شریف آدمی ہوں اور ویسے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر آدمی کو جسمانی لحاظ سے بھی شریف بننا پڑتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں سمٹ کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور شرافت بھی اسی کا نام ہے کہ خواتین سے 2 ہاتھ دور ہی رہا جائے، لیکن مجبوری ہے۔ اگر میں 2 ہاتھ والے محاورے پر عمل کروں تو یقیناً مجھے سڑک پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑے گا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور ٹیکسی ڈرائیور خاتون نے بے اختیار ایک زوردار کہکا لگایا۔ یہ کہکا اس قدر زوردار تھا کہ سڑک پر دوڑتی ہوئی ٹیکسی بری طرح تھر تھرانے لگی۔ گڈ، تم تو واقعی ہر لحاظ سے شریف آدمی ہو۔ میرا نام بٹر فلائی ہے، ٹیکسی ڈرائیور خاتون نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ واہ، کیا خوبصورت اور بامعنی نام ہے۔ اگر آپ بٹر فلائی بھی نسلی ہیں تو بیچارہ وہ پھول جس پر آپ بیٹھتی ہوگی یقیناً کسی بحری جہاز کا نام ہوگا۔ ویسے آج میری ایک بہت بڑی الجھن دور ہو گئی ہے۔ ایک کمپنی نے سڑک پریس کرنے کے لیے ہیوی روڈ رولر بنایا اور اس کا نام رکھ دیا گلاب کی پتی، اور میں آج تک حیران ہوتا تھا کہ جس گلاب کی پتی یہ ہیوی روڈ رولر ہے وہ گلاب کیا ہوگا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ آپ اسی گلاب کی تتلی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بٹر فلائی کے زوردار کہکے سے ایک بار پھر ٹیکسی گونج اٹھی۔ بہت خوب، اب میں روسلم بار میں تمہاری موت گوارا نہیں کر سکتی۔ تم دلچسپ آدمی ہو اور مجھے ایسے ہی آدمی پسند ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم روسلم بار میں کیوں جا رہے ہو؟ بٹر فلائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا روسلم بار کوئی قتل گاہ ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے کبھی وہاں نہیں گئے۔ سنو، وہ ناراک کا سب سے خطرناک بار ہے۔ وہ ان افریقیوں کا سب سے بڑا اڈا ہے جن کا کام دن رات قتل و غارت، غنڈہ گردی اور بدماشی ہوتا ہے۔ وہاں بعض اوقات خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہوتا ہے اور پولیس اس علاقے میں قطعاً مداخلت نہیں کرتی، اور تم سیدھے گورے تو روسلم بار کا نام سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
इसलिए तुमने जब रोसलम्बार का नाम लिया तो मैं हैरान हो गई थी और अब मुझे यकीन है कि तुम वहां जाते ही मौत को गले लगा लोगे। अगर तुम्हारे पास दौलत न भी होती तब भी तुम्हारे जिस्म पर कीमती और सुच्चे लिबास हैं और रोसलम्बार वालों के लिए ये भी बहुत बड़ी दौलत होती है। बटरफ्लाई ने तफसील बताते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, रोसलम्बार में हमें उसके मालिक जरनगू ने बुलाया है, इसलिए जाहिर है हमारे साथ वहां वो सलूक नहीं हो सकता जिसकी तुम तवक्को किए हुए हो। इमरान ने जवाब दिया, जरनगू तो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और कमीना आदमी है। उसने तुम्हें जानबूझकर वहां बुलाया होगा ताकि तुम्हारा खात्मा करके तुमसे कुछ दौलत हासिल कर सके। वो ऐसा ही आदमी है, अजनबी अमीर आदमियों को वहां दावत देकर बुलाता है और फिर उनकी लाशें भी दस्तयाब नहीं होती। और ये भी बता दूं कि जरनगू मेरा साबका शौहर है। बटरफ्लाई ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। कितना साबका? इमरान ने कहा और बटरफ्लाई बेख्तियार हंस दी। मैं शुरू में ऐसी ना थी जैसी अब तुम्हें नजर आ रही हूँ। मैं बटरफ्लाई थी, हसीन और स्मार्ट, और फिर जरनगू की नज़र मुझ पर पड़ी। मेरा बाप उसकी बार में काम करता था और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। एक बीमारी की वजह से जब मेरा बदन फूलना शुरू हो गया, मेरा बाप भी मर गया तो जरनगू ने मुझे तलाक देकर ठुड्डे मारकर बार से बाहर फेंक दिया और धमकी दी कि अब अगर मैं उसकी बार में नजर आई तो वो मुझे गोली मार देगा। वो इंतहाई जालिम, सफाक और बेरहम आदमी है। वैसे उसके हाथ बहुत लंबे, आला तरीन हुकाम से लेकर एक्रेमिया के बड़े बड़े गैंगस्टर उसके दोस्त हैं। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने किस्तों पर टैक्सी खरीदी और अब टैक्सी चलाती हूँ, लेकिन मेरे दिल में जरनगू के खिलाफ पूरा आतिशफ़शां भड़क रहा है। मैंने खास तौर पर एक पिस्टल खरीद कर अपने पास रखा हुआ है। जिस रोज मुझे मौका मिला मैं पूरा मैगजीन उसके सीने में उतार दूंगी, चाहे बाद में जो भी हैशर हो। बटरफ्लाई का लहजा इस कदर दुखी था कि इमरान हैरत से उसे देखने लगा कि चंद लम्हे पहले बात बात पर कहका लगाने वाली ये औरत अंदर से किस कदर दुखी है। क्या तुम वाकई उससे इंतकाम लेना चाहती हो? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों? बटरफ्लाई ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर हमारे साथ आओ और फिक्र न करो, मेरा साथी जो पीछे बैठा हुआ है ये जरनगू से भी ज्यादा बेरहम और सफाक आदमी है। हमें जरनगू से चंद मालूमात हासिल करनी है और हमें यकीन है कि वो जिस फितरत का आदमी है उसने इनकार कर देना है और फिर तुम्हें इंतकाम लेने का भरपूर मौका मिल जाएगा। इमरान ने कहा। ठीक है, अगर तुम उसके मुतल्लिक इतना कुछ सुन लेने के बावजूद उससे खौफजदा नहीं हो तो मुझे यकीन है कि तुम इंतहाई निडर आदमी हो। तुम्हारे साथ रहते हुए चाहे मैं इंतकाम लिए बगैर मारी ही क्यों न जाऊं, मुझे इनकार नहीं है। और ये भी बता दूं कि मैं तुम्हें उसके दफ्तर तक का एक खुफिया रास्ता जिससे लेकर जा सकती हूँ, वरना वो किसी सूरत भी अजनबियों से नहीं मिलता। इस रास्ते में उसके चंद आदमी ही होंगे जिन्हें मैं संभाल लूंगी। बटरफ्लाई ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। गुड, तुम्हारा ये फिक्रा कि उन्हें मैं संभाल लूंगी मुझे बेहद पसंद आया है। तुम हमारी साथी बनने के लायक हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अपने नाम तो मुझे बताए नहीं। बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम माइकल है और मेरे साथी का नाम जेम्स। इमरान ने अपना और तनवीर का नया नाम बताते हुए कहा। क्या तुम कहीं बाहर से आए हो? मुझे 4 साल हो गए हैं टैक्सी चलाते हुए और मेरी याददाश्त बेहतरीन है, लेकिन तुम्हारे चेहरे मेरे जहन में मौजूद नहीं हैं। बटरफ्लाई ने कहा। हम फ्लोरिडा से आए हैं, इमरान ने जवाब दिया और बटरफ्लाई ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद बटरफ्लाई ने टैक्सी आहिस्ता की और फिर उसे एक बड़ी सी गली के अंदर मोड़ दिया। कुछ दूर आगे ले जाकर उसने टैक्सी रोकी और इमरान को नीचे उतरने का इशारा करके उसने दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आई। इमरान और तनवीर भी नीचे उतर आए। बटरफ्लाई बैठे हुए बेहद मोटी लगती थी, लेकिन अब खड़े होने की वजह से उसके जिस्म का घेर कदरे कम हो गया था। आओ,
बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई। इमरान और तनवीर दोनों उसे चलते हुए देखकर हैरान रह गए। वो इस कदर मोटी होने के बावजूद खासी तेज रफ्तारी से चल रही थी और उसके अंदाज में भी ऐसी चुस्ती थी जैसे किसी स्मार्ट लड़की के अंदाज में होती है। काफी फासला पैदल तय करने के बाद वो एक और गली में मुड़ी और फिर वो एक मकान के बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। इस मकान के अंदर जरनगू ने अपनी अयाशी का अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ उसके 4 साथी मुस्तकिल रहते हैं जो इंतहाई हाथ छोट और बड़े बदमाश हैं, लेकिन उसके दफ्तर तक खुफिया रास्ता इसी मकान के अंदर से ही जाता है। लेकिन अब भी वक्त है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो हम वापस चले जाते हैं, वरना फिर शायद वापसी का रास्ता हमें ना मिल सके, बटरफ्लाई ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वापसी के वक्त रास्ता ज्यादा खुला मिलेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे पर जोर से दस्तक दे दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक झटके से खुला और एक लंबा तड़ंगा और करी शक्ल का अफ्रीकी दरवाजे पर खड़ा नजर आया। उसकी बेल्ट के साथ एक होल्स्टर लटक रहा था जिसमें भारी रिवॉल्वर का दस्ता बाहर को निकला हुआ साफ नजर आ रहा था। बटरफ्लाई तुम? उसने हैरत भरे लेकिन खुशमगी लहजे में कहा। आगे से हटो, मादाम बटरफ्लाई के लिए रास्ता छोड़ो, इमरान ने घुराते हुए कहा। तो वो चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा और उसके साथ ही उसका बिगड़ा हुआ चेहरा गुस्से की शिद्दत से और भी ज्यादा बिगड़ने लगा। उसका एक हाथ तेजी से रिवॉल्वर के दस्ते की तरफ बढ़ा ही था कि दूसरे लम्हे वो बेख्तियार लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे गया ही था कि ठक की आवाज के साथ ही इमरान के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसकी पेशानी में सुराख कर गई और वो कटे हुए शहतीर की तरह नीचे गिरा। इमरान ने पहले उसके सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेला और फिर दूसरे हाथ में मौजूद साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उस पर फायर कर दिया था और उसके साथ ही वो उछलकर अंदर दाखिल हुआ। बटरफ्लाई और तनवीर भी तेजी से अंदर दाखिल हो गए। क्या है जोगू, कौन है दरवाजे पर? अचानक एक कमरे के खुले दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी। वो शायद जोगू के नीचे गिरने के धमाके की वजह से पूछ रहा था, क्योंकि जोगू को मरने से पहले बोलने की भी मोहलत न मिली थी और इमरान और तनवीर बिजली की सी तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गए और दूसरे लम्हे कमरा साइलेंसर लगे रिवॉल्वरों की मखसूस आवाजों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। कमरे में 3 आदमी कमरे में ताश के पत्ते पकड़े बैठे हुए थे, जबकि एक कुर्सी खाली और उसके सामने मेज पर पत्ते औंधे पड़े दिखाई दे रहे थे। कमरा शराब की तेज बू से भरा हुआ था और शराब की भरी हुई बोतलें मेज पर और खाली बोतलें इधर उधर फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थीं। इमरान और तनवीर ने दरवाजे से दाखिल होते ही फायर खोल दिया था, इसलिए वो तीनों चीखते हुए कुर्सियों से नीचे गिरे और फिर तड़प तड़प कर चंद लम्हों बाद ही साकित हो गए। अब बताओ किधर है रास्ता? इमरान ने मुड़कर पीछे खड़ी बटरफ्लाई से मुखातिब होकर कहा, जिसका चेहरा मुसरत से चमक रहा था। ओह ओह, तुम वाकई जीदार आदमी हो, आओ मेरे साथ, बटरफ्लाई ने मुसरत भरे लहजे में कहा। पहले मालूम तो कर ले कि वो दफ्तर में मौजूद भी है या नहीं, तनवीर ने कहा। ओह हाँ, यहाँ फोन या इंटरकॉम तो होगा, उससे राब्ता हो सकता है, इमरान ने चौंक कर कहा। मगर वो तो इंतहाई तेज है, उसे जरा सा भी शक हो गया तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, बटरफ्लाई ने घबरा कर कहा। तुम फिक्र ना करो, बस सिर्फ राब्ता करा दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बटरफ्लाई ने इस बात में सर हिलाया और एक कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये कमरा सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। दरमियान में एक मेज पर इंटरकॉम भी पड़ा हुआ था। 4 नंबर से उसके दफ्तर का राब्ता हो जाएगा और बात वो खुद करेगा, बटरफ्लाई ने कहा और इमरान इंटरकॉम की तरफ बढ़ गया। अब तुमने खामोश रहना है, कोई आवाज मुंह से ना निकले, इमरान ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए मुड़कर बटरफ्लाई से मुखातिब होकर कहा और बटरफ्लाई ने इस बात में सर हिला दिया तो इमरान ने 4 नंबर का बटन प्रेस कर दिया। यस। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक इंतहाई करख्त आवाज सुनाई दी, लहजा फाड़ खाने वाला था। जोगू बोल रहा हूं, इमरान के मुंह से जोगू जैसी आवाज निकली, लेकिन लहजा बेहद मोदबाना था। क्या बात है?
क्यों कॉल की है, दूसरी तरफ से पहले से ज्यादा फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। बर्कले का आदमी आया है, वो बर्कले का कोई खास पैगाम लाया है और आपको फौरी मिलना चाहता है, इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो, क्या तुम नशे में तो नहीं हो, दूसरी तरफ से हल्क के बल चीखते हुए कहा गया। आप खुद बात कर लें, इमरान ने कहा और फिर चंद लम्हे रुक कर इमरान के मुंह से एक मुख्तलिफ आवाज बरामद हुई। हेलो जनाब, मैं ओबरे हूं, मुझे चीफ बर्कले ने भेजा है, इंतहाई खुफिया पैगाम है, इंतहाई इमरजेंसी पैगाम, इमरान ने कहा। क्या पैगाम है, बोलो, और तुम मेरे इस खुफिया अड्डे तक कैसे पहुंच गए, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। जनाब, इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि पैगाम किस कदर खुफिया है। आप प्लीज या तो मुझे अपने पास आने की इजाजत दें या आप यहाँ खुद तशरीफ ले आएं, इंतहाई इमरजेंसी है और मुझे खास तौर पर वापस जाना है। पैगाम के साथ एक खुफिया चीज भी आप तक पहुंचानी है, इमरान ने मौदबाना लहजे में कहा। ओके, मैं आ रहा हूं, रिसीवर जोगू को दो, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, इमरान ने इस बार जोगू जैसी आवाज निकालते हुए कहा। जोगू, इस आदमी की तलाशी ली है, उसके पास असला तो नहीं है, दूसरी तरफ से पूछा गया। यस बॉस, मैंने तलाशी ली है, कोई असला नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। ओके, मैं आ रहा हूं, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। अगर उसने बर्कले को फोन करके पूछ लिया तो, तनवीर ने कहा। नहीं, उसके लहजे से ही मैं उसकी टाइप समझ गया हूं, उसके पास इतनी अक्ल नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो तीनों उस कमरे से बाहर आ गए। कमाल है, तुम तो जादूगर हो, बटरफ्लाई ने पहली बार बोलते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। तुम वो रास्ता बताओ जहां से उसने आना है, वरना अगर वो इधर हमारे सरों पर पहुंच गया तो हमारा सारा जादू उल्टा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बटरफ्लाई सर हिलाती हुई तेजी से एक राहदारी की तरफ बढ़ गई। राहदारी के दूसरे सिरे में सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थीं। वो सीढ़ियां उतरने ही एक बड़े से तहखाने में पहुंच गए। उसकी शुमाली दीवार हटेगी और वो यहां पहुंच जाएगा, बटरफ्लाई ने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। तनवीर, तुम इस अलमारी की ओट ले लो, मैं इधर इस बड़े ड्रम की ओट में हो जाता हूं, और बटरफ्लाई, तुम्हारे छुपने के लिए तो ये कमरा भी काफी नहीं है, इसलिए तुम सीढ़ियों पर खड़ी हो जाओ, इमरान ने कहा और बटरफ्लाई तेजी से मुड़कर वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इमरान और तनवीर अपनी अपनी ओटों की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद ही दीवार से सरर की आवाज सुनाई दी और फिर दीवार दरमियान से फटकर साइडों में गायब हो गई और उसके साथ ही एक ठोस जिस्म और लंबे कद का आदमी उछलकर तहखाने में आया। उसके चेहरे पर शैतानियत जैसे मुजस्सम हुई नजर आ रही थी। तंग पेशानी और छोटी छोटी चमकदार आंखों का मालिक ये शख्स अपने चेहरे से ही सफाक, बेरहम और कमीना फितरत आदमी नजर आ रहा था। उसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। तहखाने में दाखिल होते ही वो मुड़ा और उसने एक खास जगह पर पाँव से पैर मारा तो दीवार बराबर होती चली गई और फिर वो तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक इमरान ड्रम की ओर से निकला और दूसरे लम्हे भूखे उकाब की तरह सीढ़ियों की तरफ जाते जरनगू पर झपट पड़ा। जरनगू के हल्क से बेख्तियार चीख सी निकली और उसने इंतहाई फुर्ती से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे हल्की सी कटक की आवाज के साथ ही उसका जिस्म इमरान के बाजुओं में ही ढीला पड़ता चला गया और इमरान तेजी से पीछे हट गया। इसे उठाकर ऊपर ले आओ, इमरान ने तनवीर से कहा और खुद वो सीढ़ियों की तरफ पड़ गया। ये तुमने क्या किया है? ये तो इंतहाई ताकतवर आदमी है, ये तुमने किस तरह लम्हों में उसे खत्म कर दिया है? बटरफ्लाई ने तहखाने में दाखिल होते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम ऊपर रोशनदान से झांक रही थी, अगर उसे शक पड़ जाता तो, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। नहीं, ये खासा ऊपर था, इसलिए जब तक ये खास तौर पर सर उठाकर ना देखता, ये मुझे ना देख सकता था और मैं अपने बचाव के लिए देख रही थी। मुझे यकीन था कि ये तुम दोनों के बस का रोग नहीं है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही ये तुम दोनों पर काबू पाएगा, मैं अंदर दाखिल होकर इस पर फायर खोल दूंगी। बटरफ्लाई ने जवाब दिया। अरे, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? मैंने तो नहीं देखा, इमरान ने हैरान होकर कहा और बटरफ्लाई ने मुस्कुराते हुए पहनी हुई बड़े घेर की जैकेट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला, रिवॉल्वर निकाल लिया। अरे, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तुम बस इस पर गिर जाती तो इसकी रूह परवाज कर जाएगी। इमरान ने हंसते हुए कहा, ये इतना भी कमजोर आदमी नहीं है जितना तुमने उसे समझ लिया है, लेकिन तुम वाकई कोई जादूगर हो, वरना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इस जैसे आदमी का खात्मा तुम इतनी आसानी से कर लोगे, बटरफ्लाई ने कहा। बटरफ्लाई ने तनवीर के पीछे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए कहा। तनवीर जरनगू को उठाए हुए आगे सीढ़ियां चढ़ रहा था, जबकि उसके पीछे बटरफ्लाई और सबसे आखिर में इमरान था। ये खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बेहोश है। अगर उसे इतनी आसान मौत मारना होता तो फिर ओट से एक गोली ही उसकी खोपड़ी तोड़ने के लिए काफी थी। हमने उसे मालूमात हासिल करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बटरफ्लाई ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद वो सब एक बार फिर उसी सिटिंग रूम में पहुंच चुके थे। इमरान के कहने पर तनवीर ने जरनगू को एक कुर्सी पर बिठाया और इमरान तह खाने से उठाया हुआ रस्सी का बंडल खोलकर जरनगू को कुर्सी से अच्छी तरह बांध दिया। अब ये कुर्सियां हटा दो, इमरान ने तनवीर से कहा और तनवीर ने कुर्सियां एक तरफ कर दी। इमरान ने जरनगू का सर एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर उसने उसके सर को मखसूस अंदाज में झटका देकर छोड़ दिया तो हल्की सी कटक की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जरनगू की टेढ़ी गर्दन सीधी हो गई और इमरान पीछे हट गया। जरनगू के जिस्म में हरकत के आसार नुमायां होने लग गए थे। तुम जिस कुर्सी को मजबूत समझो उस पर बैठ जाओ, इमरान ने बटरफ्लाई से मुखातिब होकर कहा। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र न करो, लेकिन याद रखना कि मैंने उसे इंतकाम लेना है, बटरफ्लाई ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और उसी लम्हे जरनगू की कराह सुनाई दी। उसकी आंखें खुल गई थीं, लेकिन उनमें अभी शऊर की चमक मफकूद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें शऊर की चमक नमूदार होती गई। तुम कौन हो? ओह, तुम बटरफ्लाई, जरनगू ने बेइख्तियार कहा और उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बंदा होने की वजह से जाहिर है सिर्फ कसमसाकर ही रह गया। तुमने देखा जरनगू, तुम अपने आप को सबसे ताकतवर समझे थे, कुदरत ने तुमसे भी ज्यादा ताकतवर आदमी भेज दिए हैं, अब तुम हकीर चूहे की तरह बेबस हुए बैठे हो। बटरफ्लाई ने आगे बढ़ते हुए तल्ख लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने जरनगू के मुंह पर इंतहाई नफरत भरे अंदाज में थूक दिया, मगर इमरान उसे पीछे हटने का इशारा किया। जरनगू का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह मस्क हो गया कि जैसे वो इंसान की बजाय कोई इंतहाई करख्त मखलूक को उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। इमरान ने आगे बढ़कर उसकी जैकेट की साइड जेब से नजर आने वाला सुर्ख रंग का रुमाल खींचा और फिर उस रुमाल से उसने खुद उसका चेहरा साफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि जब तक उसका चेहरा साफ नहीं होगा नफसियाती तौर पर जरनगू का जहन नॉर्मल ना हो सकेगा और उसे मालूमात हासिल करनी थी। चेहरा साफ करके इमरान ने रुमाल एक तरफ फेंका और अब जरनगू का बुरी तरह मस्क हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल होता चला गया। तुम कौन हो? मेरे साथी, वो आदमी, वो ये सब क्या है? जरनगू ने होंठ खींचते हुए कहा। जरनगू, तुम्हारे आदमी हलाक कर दिए गए हैं और उनकी लाशें दूसरे कमरे में पड़ी हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना फजूल है। हम तुमसे सिर्फ चंद मालूमात हासिल करने आए हैं और तुम्हारी साबका बीवी मादाम बटरफ्लाई ने हमारी मदद की है। तुम्हें इसका मशकूर होना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हारे सिर्फ 4 साथी हलाक हुए हैं, वरना जाहिर है हम क्लब के फ्रंट से अंदर दाखिल होकर तुम तक पहुंचते
اور ہو سکتا تھا کہ اس دوران تمہارے سارے ساتھی ہی ختم ہو جاتے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ زرنگو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ سنو، ہمیں معلوم ہے کہ جو پیٹر کی طرف سے برکلے کو بھیجے جانے والے پیکٹ کو تم نے راجر کلب کے کاؤنٹر سے وصول کیا تھا۔ ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے یہ پیکٹ کہاں پہنچایا ہے؟ عمران نے کہا۔ برکلے کو دیا تھا، وہ میری رہائش گاہ پر موجود تھا، زرنگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ برکلے اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ فلوریڈا میں ہوگا، اور کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ وہیں رہتا ہے، فلوریڈا کا کنگ ہے وہ، زرنگو نے جواب دیا۔ اس کا اڈا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا، ویسے وہ انتہائی مشہور آدمی ہے، اس لیے تم راہ جاتے کسی آدمی سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی تمہیں اس کا پتہ بتا دے گا، زرنگو نے جواب دیا۔ اس کا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ایک خود بہت بڑی اور بین الاقوامی تنظیم وائٹ بلڈ کا سربراہ ہے، زرنگو نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ اور قد و قامت بتاؤ، عمران نے پوچھا، اور زرنگو نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ تم اس سے کس فون پر بات کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا، اور زرنگو نے جواب میں فون نمبر بتا دیا۔ باکر، دیکھو یہاں کوئی فون بھی ہے؟ عمران نے مڑ کر تنویر سے کہا۔ اسی کمرے میں ہے، الماری کھولو، اس میں فون پیس موجود ہے، پلگ لگا لو، زرنگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے اطمینان سے تمام سوالات کا فوری جواب دیتا چلا جا رہا تھا، اور عمران سمجھا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے ان جوابات سے اس کے خیال کے مطابق اس پر کوئی اثر پڑتا تھا اور نہ برکلے پر۔ اس دوران تنویر فون نکال کر میز پر رکھ چکا تھا اور پھر اس نے پلگ لگا دیا۔ فلوریڈا کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور زرنگو نے رابطہ نمبر بتا دیا۔ عمران نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، اور ساتھ ہی اس نے تنویر کو مخصوص اشارہ کیا تو تنویر نے آگے بڑھ کر زرنگو کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ زرنگو بول رہا ہوں، عمران کے منہ سے زرنگو کی آواز نکلی۔ اوہ، تم کیوں کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ایک آدمی کو میں نے پکڑا ہے، وہ میرے کلب کے ایک آدمی سے وائٹ بلڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے میں نے پوچھ گچھ کی تو اس کا کہنا ہے کہ وہ مافیا کا آدمی ہے، اپنا نام ٹالبری بتا رہا ہے، ایکریمی ہے۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آپ سے پوچھ لوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر یہ واقعی مافیا کا آدمی ہے تو پھر تو، عمران نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ آدمی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میرے سامنے کرسی پر بندہ بیٹھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اسے میری بات کراؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹالبری سپیکنگ، عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور کیوں وائٹ بلڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ دوسری طرف سے انتہائی کرخت لہجے میں کہا گیا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا، تم یہ باتیں مافیا کے نارتھ زون کے چیف ہنری آرنلڈ سے پوچھ لو، وہ خود ہی تمہیں جواب دے دے گا، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو زرنگو، دوسری طرف سے دوبارہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے اس بار زرنگو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے جواب دیا۔ زرنگو، اس آدمی کو میرے پاس یہاں فلوریڈا بھجوا دو، میں خود اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا، لیکن محتاط رہنا، مافیا کے ایجنٹ بے حد تیز ہوتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہاں بھجواؤں؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نوٹ کر لو، کوٹھی نمبر 676، ایگلز کالونی، فلوریڈا، وہاں میرے آدمی موجود ہوں گے۔ تمہارے آدمی صرف تمہارا نام لیں گے تو میرے آدمی اس آدمی کو وصول کر لیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے،
मैं इंतजामात करता हूं। इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया और तनवीर भी पीछे हट गया। जरनगू के चेहरे पर शदीद हैरत के तसरात ऊपर आए थे। अगर बर्कले तुम्हें फोन करे तो क्या इस फोन पर रिंग आएगी या नहीं? इमरान ने पूछा। जब तक ये फोन ऑन रहेगा रिंग यही आएगी, लेकिन आपने मेरी आवाज और लहजे की नकल कैसे कर ली कि बर्कले जैसा होशियार आदमी भी फर्क महसूस नहीं कर सका, और मैं अगर तुम्हें अपनी आंखों से बोलते हुए न देख रहा होता तो मैं भी कभी यकीन न करता, जरनगू ने कहा। इससे पहले कि इमरान उसकी बात का जवाब देता, मेज पर रखे फोन की घंटी बज उठी। इसका मुंह बंद कर दो, ये बर्कले की कॉल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनवीर ने जल्दी से आगे बढ़कर एक बार फिर जरनगू के मुंह पर हाथ रख दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। यस, इमरान ने जरनगू के फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, क्योंकि वो बर्कले पर यह तो ज़ाहिर ना कर सकता था कि उसे उसकी कॉल की तवक्को थी, इसलिए उसने जरनगू के आम लहजे में यस कहा था। बर्कले बोल रहा हूं जरनगू, दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी। ओह आप, इमरान ने कहा। वो जानबूझकर कम से कम लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। मैंने इसलिए कॉल किया है कि तुम्हें एक बार फिर खबरदार कर दूं कि उस आदमी को भेजते हुए इंतहाई एहतियात करना, बर्कले ने कहा। बिल्कुल करूंगा, मैं माफिया से तो टकरा ही नहीं सकता, इमरान ने कहा। उसकी फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन फिर भी तुम मोहतात रहना, ओके? दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। अब उसकी पूरी तरह तसल्ली हो गई होगी, इमरान ने कहा और फिर बटरफ्लाई की तरफ मुड़ गया। मादाम बटरफ्लाई, हमारा काम खत्म हो गया है, क्योंकि जरनगू ने हमसे तामुन किया है, इसलिए हमें तो इस पर तशद्दुद करने की जरूरत नहीं आई। अगर तुम वाकई इससे इंतकाम लेना चाहती हो तो हमें कोई इतराज नहीं है। इमरान ने पीछे हटते हुए कहा, मैं इससे ऐसा इंतकाम लूंगी कि इसकी रूह भी सदियों तक बिलबिलाती रहेगी। इसने मेरी जवानी को बेदर्दी से पामाल किया और फिर मुझे ठुड्डे मारकर निकाल दिया। ये इंसान है ही नहीं, ये तो दरिंदा है, दरिंदा। और दरिंदे भी इतने कमीने ना होंगे जितना कमीना ये है। न जाने कितनी मासूम लड़कियां इसके हाथों इसको पहुंची हैं और न जाने कितने खानदान इसके हाथों तबाह हुए होंगे, बटरफ्लाई ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने एक कुर्सी उठाई और दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से कुर्सी जरनगू के सर पर दे मारी। जरनगू के हल्क से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। बटरफ्लाई ने कुर्सी उस अंदाज में मारी थी कि जरनगू के सर पर तो सिर्फ चोट लगी, जबकि कुर्सी टूटकर नीचे गिर गई और दूसरे बटरफ्लाई ने यकलख्त कुर्सी का टूटा हुआ बाजू उठा लिया, जिसका एक सिरा नेजा नुमा अनीत की तरह बन चुका था। औरत होना बेबस करके मार रही हो, यकलख्त जरनगू ने चीखते हुए कहा, और बटरफ्लाई तेजी से पीछे हट गई। इसे खोल दो इसे, मैं देखती हूँ कि ये कितना बहादुर है जो एक आदमी से एक लम्हे में बेहोश हो सकता है, वो कैसे बहादुर हो सकता है, बटरफ्लाई ने चीखते हुए कहा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है मादाम कि हम ये तमाशा देखते रहें, इसलिए सॉरी, इमरान ने कहा, और दूसरे लम्हे कटक की आवाज़ के साथ ही गोली जरनगू के सीने में घुस गई और जरनगू बनती लाश खून में लथपथ फड़कने लगा ही था कि बटरफ्लाई ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़े हुए डंडे का नोकदार सिरा जरनगू के चीख मारने की वजह से खुले हुए मुंह में घोंप दिया और जरनगू के जबड़े कड़ाके से टूट गए। बटरफ्लाई ने तेजी से लकड़ी वापस खींची और एक बार फिर उसकी दाएं आंख में घोंप दी, और फिर जिस तरह मशीन चल पड़ती है इस तरह बटरफ्लाई का हाथ चल पड़ा, जबकि जरनगू इस दौरान हलाक हो चुका था, मगर बटरफ्लाई अजियानी अंदाज में चीखती हुई मुसलसल उस पर वार किए जा रही थी।
रुक जाओ, ये मर चुका है, इमरान ने कहा। मैं इसकी लाश की भी बोटियां उड़ा दूंगी, इसने मुझे ठुड्डे मारकर निकाल दिया था। मैं इसके सामने रोती रही थी, मैंने इसके पैर पकड़े थे, मैंने इसकी मिन्नतें की थी, मैंने उसे वास्ते दिए थे, लेकिन ये उल्टा कह के लगाता रहा था। मैं इसको कुचल दूंगी, मैं इसकी रूह को भी कुचल दूंगी, मैं इसकी। बटरफ्लाई ने मुसलसल वार करते और चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया और दूसरे लम्हे बटरफ्लाई ने फेंक कर बेख्तियार दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और हिचकियां ले लेकर रोने लग गई। चलो, ये किस तमाशे में फंस गए हो, तनवीर ने बेजार से लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। आओ बटरफ्लाई, तुमने अपना इंतकाम ले लिया है, उसने वैसे भी मरना ही था, इमरान ने तनवीर की बात का जवाब देने की बजाय बटरफ्लाई से मुखातिब होकर कहा और बटरफ्लाई ने बेख्तियार हाथ चेहरे से हटा लिए। उसके चेहरे पर आंसुओं और मुस्कुराहट के तसरात बैक वक्त मौजूद थे। हाँ, हर जालिम ने एक रोज़ मरना होता है। मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूँ कि तुमने मुझे इंतकाम लेने का मौका दिया। मेरी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, बटरफ्लाई ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार फिर बटरफ्लाई की टैक्सी में बाहर आकर आगे बढ़े चले जा रहे थे। तुम अब फ्लोरिडा जाओगे, बटरफ्लाई ने पूछा। अरे नहीं, हमारा मिशन सिर्फ मालूमात हासिल करना था और बस मेन मार्केट उतार दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक तुम यहाँ हो मेरी टैक्सी तुम्हारे लिए वक्फ रहेगी बगैर किराया के, बटरफ्लाई ने जवाब दिया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद मेन मार्केट के चौक कर इमरान ने टैक्सी रुकवाई और फिर नीचे उतरने लगा। जब मेरी ज़रूरत हो तुम टैक्सी ऑफिस फ़ोन कर देना, मैं हाजिर हो जाया करूँगी, बटरफ्लाई ने कहा। अब जब तक तुम दोबारा शादी करके तलाक नहीं ले लेती उस वक्त तक तो जाहिर है तुम्हारी ज़रूरत पेश नहीं आ सकती, इमरान ने नीचे उतरते हुए मुस्करा कर कहा और बटरफ्लाई के कहके से टैक्सी गूंज उठी। वो एक बार फिर अपने पुराने मूड में आ गई थी और इमरान ने मुस्कराते हुए जेब से एक बड़ा नोट निकाला और उसे बटरफ्लाई की गोद में फेंक दिया। तनवीर का हाथ पकड़े तेजी से हजूम में शामिल हो गया। इस औरत की वजह से हमें बेहद आसानी हो गई है, वरना शायद नई आसानी से ना इस जरनगू तक पहुंच सकते और ना इस अंदाज में मालूमात हासिल कर सकते, इमरान ने हजूम के दरमियान चलते हुए तनवीर से कहा और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। अब क्या प्रोग्राम है, क्या तुम एक साथी को बर्कले का मतलूबा आदमी फ्लोरिडा ले जाओगे, तनवीर ने पूछा। नहीं, बर्कले यकीनन ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट होगा और ऐसे आदमी आसानी से मुतमईन होने वालों में से नहीं होते। फ्लोरिडा यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक दिन लग जाएगा और इस दौरान जरनगू की मौत की खबर उस तक पहुँच ही जाएगी, इमरान ने कहा। तो फिर तुम्हें उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, हम अचानक वहाँ पहुँच जाते और उसे खबर तक ना होती, तनवीर ने कहा। बर्कले की हैसियत मुतय्यन करने के लिए यह इक़दाम ज़रूरी था ताकि गलत आदमी के पीछे वक्त ज़ाया ना करते फिरें, क्योंकि हो सकता है बर्कले भी मिडलमैन साबित होता, इसलिए मैंने माफिया का नाम लिया था। मालूम है कि वो अब माफिया के चक्कर में पड़ा रहेगा, इमरान ने कहा और तनवीर ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे अब उसे इमरान के इक़दाम की सही तौजी समझ में आई हो। मार्केट के दूसरे सिरे से इमरान ने टैक्सी की बजाय और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस होटल पहुंच गए। इमरान फ्लोरिडा जाने के इंतजामात में मसरूफ़ हो गया, जबकि तनवीर दो साथियों को अब तक होने वाले वाक़यात की तफसील बताने लगा। हर राज का एक अंजाम होता है, मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है। अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है। इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।